पंद्रह दिसंबर 1971 एक स्पष्ट संदेश भेजा जाता है लेफ्टिनेंट ए नियाजी के लिए कि डियर, हम आ गए हैं, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका, हमारी सलाह है कि हथियार डाल दो, हम तुम्हें बख्श देंगे। जिसके साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो जानते थे उस मैसेज में छुपे ऑर्डर को। वो संदेश था भारत के सेना प्रमुख सैम मोनाकोसा का। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही थी। 1970 में हुए चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिम पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासकों को यह गवारा नहीं था कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे। मुजीब यानी मुजीबुर रहमान। এবারে সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম। मुजीबुर रहमान ने जब 6 पॉइंट का फार्मूला पाकिस्तानी सरकार के सामने रखा तो उन्हें जेल में डाल दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान में क्रैकडाउन शुरू हो गया। क्रैकडाउन का मतलब था तेजी से और जोर जबरदस्ती से विद्रोह को दबाना। ऐसे में मुक्ति वाहिनी के रूप में बांग्लादेश की आम जनता ने हथियार उठा लिए। जब ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू हुआ तो बांग्लादेश की गरीब जनता असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की भारतीय सीमा की तरफ भागी और करोड़ों लोग भारत में शरणार्थी बन गए, जानते हुए कि शरणार्थी संघर्ष देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेंगे। साथ ही इस घटनाक्रम ने भारत को अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने का एक अवसर प्रदान किया। भारत ने नए देश बांग्लादेश की स्थापना की सहायता करने का फैसला लिया। মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আত্ম অধিকার চায়। এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 1971 की इंडो पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। अप्रैल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख सैम मोनाकोसा से पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए पूछा कि क्या भारतीय सेना तैयार है, जिसका जवाब सैम मोनाकोसा ने अपने ही अंदाज में दिया। आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी, बट फॉर द वार दिस इज टू अर्ली। अगर हम जल्दबाजी में सैन्य अभियान लॉन्च करते हैं तो मानसून तक हमारी स्थिति डवाडोल हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी अधिकांश खाड़ी और इन्फेंट्री डिवीजन किसी और स्थान पर तैनात है और उन्हें पूर्व पाकिस्तान के किनारे पर ले जाने में समय लग जाएगा। इसके अलावा हिमालय की पहाड़ियों के रास्ते भी खुले हुए हैं और ये भारत के लिए और भी ज़्यादा कठिनाइयों के कारण बन सकते हैं, क्योंकि चाइनीज इन्वेंशन की आशंका भी है। सैम मोनाकोसा ने कहा कि इफ ही हैंडल्ड द वार ऑन हिज ओन टर्म्स ही कुड कंफर्म विक्ट्री। प्रधानमंत्री सैम मोनाकोसा से सहमत थी। सैम मोनाकोसा ने एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति के लिए लड़ने वाले 75,000 मजबूत गुरिल्ला बल मुक्ति वाहिनी के समर्थन के साथ साथ भारतीय सेना की तीनों सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। इन गुरिल्ला सेना ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर परेशान किया कि उनकी सप्लाई लाइन संचार को भंग कर दिया, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियां भारतीय सेना तक पहुंच रही थी। 3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पश्चिमी भारत के इंडियन एयरफोर्स बेस पर हमला किया तो इंडिया पाकिस्तान युद्ध का आगाज हो गया। सैम मोनाकोसा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक साथ कार्यक्रम चलाया जिसने पूर्व में पाकिस्तानी विरोध के रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया और पश्चिमी पाकिस्तानी विंग से किसी भी तरह की मदद को रोक दिया। 9 दिसंबर 1971 भारतीय सेना ने सभी स्ट्रेटेजिक एरिया कब्जा कर लिया और ढाका को इफेक्टिवली सराउंड कर लिया। तब से मोनाकोसा ने पाकिस्तानी फौज को बेदार करने के लिए कहा कि सरेंडर करने वाले सभी वर्दीधारी पाकिस्तानी फौज को जेनेवा कन्वेंशन के तहत ट्रीट किया जाएगा और पूरी पाकिस्तान की जनता के बदले से बचाया जाएगा। उन्होंने 11 और 15 दिसंबर को भी अपना ये संदेश दोहराया। इसके बाद जैसा हिंदी फिल्मों में होता है कुछ वैसा ही हुआ। एक लाइन का संदेश
जनरल नियाजी तक भारतीय फौज ने पहुंचाया कि डियर, हम आ गए हैं, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका, हमारी सलाह है कि हथियार डाल दो, हम तुम्हें बख्श देंगे। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कोई फैसला नहीं निकला, तब पाकिस्तानी सेना के कमांडर को पता चला कि लंबी लड़ाई लड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने सेम मुनक्कसा के सरेंडर ऑफर को स्वीकार कर लिया और ऐसे 16 दिसंबर 1971 को युद्ध का अंत और नया देश बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। सेम मुनक्कसा 1971 के इंडो पाक युद्ध में भारत की विजय के मुख्य निर्माता रहे। मुनक्कसा ने अपने अदम्य साहस और फैसले से भारत पाक 1971 की जंग में देश को जीत दिलाई। इस युद्ध में उनकी वीरता और निष्ठा ने देश के लिए ऐसा इतिहास की रचना की जिसे कालांतर तक भी नहीं भूला जा सकता। लेकिन देश के पहले फील्ड मार्शल जिसने देश के लिए लड़ी 4 लड़ाइयों का नेतृत्व किया, वो भी ओछी राजनीति से नहीं बच सके। 14 अप्रैल 1914 अमृतसर में एक डॉक्टर दंपत्ति के घर सैम मुनक्कसा का जन्म हुआ। उनके पिता हॉर्मिड मुनक्कसा एक सफल डॉक्टर थे जिन्होंने अमृतसर के सेंटर में अपनी क्लिनिक और फार्मेसी चला रखी थी। इनके 4 बेटे और 2 बेटियां थी और सैम उनमें से 5वें बच्चा और तीसरे बेटे थे। सैम अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते थे और इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे उन्हें लंदन भेज दे ताकि वहां वे मेडिकल पढ़ सके। लेकिन उनके पिता ने इनकार कर दिया क्योंकि उनके 2 बेटे लंदन में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे जिसमें खर्च बहुत हो रहा था। समय के साथ सैम ने बहुत कुछ सीखा और अपनी पढ़ाई पूरी की। इस बीच इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी ने 1971 में भारतीय सेना के ऑफिसरों के लिए एक मिलिट्री एकेडमी का सुझाव दिया था। इसके लिए जो परीक्षा आयोजित की गई उसमें सैम ने अपने पिता के इनकार के खिलाफ अप्लाई किया और अपनी हिम्मत और मेहनत के रंग दिखाते हुए 1 अक्टूबर 1932 को 15 कैडेटों में से एक सैम को चुना गया। जब 4 फरवरी 1935 को सैम को कमीशन मिला तो उनको पहले एक ब्रिटिश यूनिट में भेजा गया, जैसा कि एक इंडियन यूनिट में भेजने से पहले होता था। उन्होंने बाद में बर्मा में 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में पोस्टिंग ली और 1938 में अपनी कंपनी के क्वार्टर मास्टर के रूप में नियुक्त किए गए। दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने बहुत ही बहादुरी से काम किया और सबसे बड़ा सम्मान पाया जो कॉमनवेल्थ सोल्जर को दिया जाता है, मिलिट्री क्रॉस। इस युद्ध में इनकी बटालियन को पगोड़ा हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई जो काफी कठिन था। इसके बावजूद भी इन्होंने जापान की आर्मी का काफी कड़ा मुकाबला किया और इस मिशन में इनकी टीम के करीब 50% सैनिक या तो जख्मी हो चुके थे या शहीद हो चुके थे। उसके बावजूद भी इन्होंने उस पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। तब एक मशीन गन की गोली इनके शरीर को छलनी कर देती है। वह बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फेफड़े, गुर्दे और लीवर में 9 गोलियां लगी थी। सैनिक शेर सिंह उन्हें अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया सर्जन ने ऑपरेशन करने के लिए इनकार कर दिया। उनका मानना था कि वे बचेंगे नहीं। इसी बीच जब सैम को होश आया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, क्या हुआ था यंग मैन? तो सैम ने जवाब दिया, एक हरामी खच्चर ने मुझे दुलत्ती मार दी। ये जवाब सुनकर डॉक्टर अपनी हंसी रोक न सके और उनका इलाज किया। सैम की जिंदगी बच गई जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब भारत के विभाजन के बाद मुनक्कसा की यूनिट 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बन गया तो उनको 8th गोरखा राइफल में भेज दिया गया। उनकी नई अपॉइंटमेंट के रूप में 3rd बटालियन 5th गोरखा राइफल के कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर ट्रांसफर होने से पहले पाकिस्तानी फौजियों ने 22 अक्टूबर को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन किया और डोमेल और मुजफ्फराबाद कैप्चर कर लिया। जब कश्मीर के महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेस को साइन कर रहे थे तब सैम मुनक्कसा पाकिस्तानी आर्मी के अप्रोच को एरियल सर्विलेंस कर रहे थे। उन्होंने ही सुझाव दिया कि भारतीय सेना को कश्मीर में एयरलिफ्ट कर दिया जाए ताकि उनकी कैप्चर को रोक सके। 1957 में उन्हें 1 साल के हायर कमांड कोर्स के लिए लंदन के इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में भेजा गया। उनके वापस आने के बाद उनके एक्टिंग रैंक को मेजर जनरल के साथ जनरल ऑफिसर कमांडिंग 26 इन्फेंट्री डिवीजन का अपॉइंटमेंट दिया गया। सैम मुनक्कसा को 1 मार्च 1959 को सब्सटेंटिव मेजर जनरल बनाया गया और फील्ड मार्शल सैम मुनक्कसा को
1972 में भारत के राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनकी 40 साल के कैरियर के बाद 15 जनवरी 1973 को वो एक्टिव सर्विस से रिटायर हो गए। उन्हें उनकी बेबी के साथ कुन्नूर में सेटल किया गया, जो वेलिंगटन कैंटोनमेंट के साथ साथ है, जहां उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट के रूप में सेवा दी थी। सेम मोनाकोसा अपनी उम्र के 94 साल पर 27 जून 2008 को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिया। आज का हमारा वीडियो था सेम मोनाकोसा की जिंदगी के बारे में। उनके जीवन में बहुत सारे अप डाउन थे, लेकिन वो अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नए वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। अपने सजेशन और कमेंट हमें जरूर भेजें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,